दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम हिंदी देखेंगे और हिंदी के पूरे 20 क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों लगभग आपके 30 प्रश्न तक इसमें बन जाएंगे। और कल को दोस्तों उत्तराखंड की वीडियो आएगी, और उत्तराखंड में भी कल को उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं हमारे राज्य की, उनसे संबंधित 15 क्वेश्चन, और हर जनजाति से 5 जनजाति जैसे मुख्य, और इनसे एक जनजाति से 3 प्रश्न, तो लगभग 5 जनजाति से 15 प्रश्न ये बन जाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपके 30 क्वेश्चन तक ये बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जनजाति से एक प्रश्न जरूर आता है, 1 या 2 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, तो 1 से 2 नंबर आपके कल को उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको बताना है कि ये किनका है। बहुत से लोगों ने पहचान लिया होगा, अभी तक आपने पढ़ लिया होगा। उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा, कसप, हरिया हरकुलस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, क्याप, हमजात, कौन हूँ मैं, कपीश जी, बुनियाद, हम लोग। अब आपने दोस्तों पहचान लिया होगा इनको, ये कौन है, तो ये हैं दोस्तों मनोहर श्याम जोशी। तो यहाँ पर उनकी आप इमेज देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं खींचा तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। मैं इसको थोड़ा छोटा और कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट करके आपको इसको लिख लेना है। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया होगा जिन्होंने, उनको ये याद आ गया होगा। और इसके अलावा दोस्तों जो हम लोग है, जो बीपीडीओ का पेपर दिया होगा उसमें ये आया था, हम लोग की बीपीडीओ के पेपर में आया था। और क्या कहाँ गया, क्या ये जो उनका उपन्यास है क्या, इसके लिए इनको जो है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 30 मार्च 2006 को निधन हुआ था। ये मैंने इसलिए दोस्तों मैंने भी, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से। सिल्वर वेडिंग, ये भी फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ था। और भी बहुत कुछ जैसे इनसे संबंधित पूछे जा सकते हैं। भ्रष्टाचार, कहानियाँ, लखनऊ मेरा घर, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, और समाचार पत्रिकाएं किसमें किसने काम किया। इसमें इन्होंने काम किया था सिर्फ वीकेंड रिव्यू अंग्रेजी का था, दिनमान में भी काम किया था, साप्ताहिक हिंदुस्तान अभी हिंदी का ही होगा, इसमें भी इन्होंने काम किया था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी अप्पू राजा, भ्रष्टाचार, कक्का जी कहें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जमीन आसमान, गाथा, ये सब टीवी धारावाहिक हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। इतना आपने जान लिया तो शुरू करते हैं। अब दोस्तों ये जन्म के बारे में आपके मन में भी हो रहा होगा, पर ये भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ गूगल से। लेकिन अब आपने कहीं 1934 पढ़ा होगा और 1935 भी पढ़ा होगा, पर इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको करने रहेंगे, क्योंकि कहीं पर 1934 दिया हुआ है। अब गूगल में आप देख लीजिए 1933 दिया हुआ है, कहीं आपको 1935 मिल जाएगा, कहीं 1934 मिल जाएगा इनके जन्म से संबंधित। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से करना होगा। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम 591 से करेंगे और पूरे 610 तक पूरे क्वेश्चन रहेंगे। बाकी यहाँ तक कल आपको दिया था। तो पहला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि वो ध्वनि है। सिर्फ आपके सामने वर्णमाला आपकी पूरी टेस्ट हो जाएगी कि आपने किस तरह से वर्णमाला को पढ़ा हुआ है। दंत्य, दंतोष्ट्य, कंठ तालव्य या फिर तालव्य। दोस्तों दंत्य ओष्ट्य ये हो जाएगा हमारा वो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तालव्य की बात करते हैं दोस्तों, तालव्य में कौन कौन से आते हैं। तालव्य में आता है हमारा चौवर्ग या तालु, तालव्य चौवर्ग आएगा। चौवर्ग के अलावा आता है यो, सौ, ये आपको याद रखना है। और भी बहुत कुछ आते हैं। और दंती में दोस्तों आ जाएंगे हमारे, दंती में आ जाएंगे हमारे, एक तो जैसे के टीम, जैसे आप कैसे भी याद रख सकते हैं KTM 2, या फिर दंती में आ जाएंगे आपके कौन से, तो वर्ग आपका पूरा आ जाएगा दंती में, तो वर्ग पूरा, या आप तो, थ, द, ध। और कंठ तालव्य में ए और ऐ। बाकी दोस्तों जब डिटेल में आपके लिए हिंदी की वीडियो लेके आऊँगा, कंठ तालव्य क्या क्या है सब वर्णमाला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो हो जाएगा कौन सा, दंत्य ओष्ठ्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिंदी की कितनी उपभाषाएं। ये आपसे पूछा गया है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो ये हैं 5। अब 5 में हमारी जो कुमाऊनी और गढ़वाली है वो भी इसमें आती है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे पहली पश्चिमी हिंदी होती है, और दूसरी राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी होगी तीसरी, चौथी होगी बिहारी हिंदी, और 5वीं होगी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जिसमें कि हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली बोली भी आती हैं। तो इतना आपको याद रखना है। बाकी पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, पूर्वी हिंदी मैंने आपको ABC यानी कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और बिहारी हिंदी भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सब इसमें आती हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था सीधे सीधे, और इसका सन भी अभी तक तो नहीं आया, क्या पता अगली बार सन आए, ये आपको बताना है। समूह गौमा ये पक्का एक बार आया हुआ है, एक से नहीं 2 बार लगभग आया हुआ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? साहित्य संदेश, विशाल भारत, सरस्वती या फिर विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी, ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सिलेबस में भी है इसलिए ज़रूरी हो जाता है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, ये 1903 में निकली थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बिल्कुल अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, अगर आप इसमें से अच्छा खासा, अगर आपको खुद अपना आप आकलन कीजिए कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बाकी आप कमेंट में बताना चाहे तो बता सकते हैं, क्योंकि खुद की नज़रों में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ने वाला है। इत्यादि कई बार ये पूछा गया है, हर आयोग का लगभग फेवरेट प्रश्न है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इतधन यादि, इत्यादि, इतिधन यादि या फिर इतिधन आदि। तो इसमें आप संधि बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में तब तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इतिधन आदि। तो इसमें संधि हो जाएगी यण संधि, यण संधि हो जाएगी इसमें, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। यण संधि स्वर संधि का ही भेद है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दोस्तों थंबनेल का प्रश्न है, आपने देखा होगा। उससे अच्छे तो आप हैं मैं कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। एग्जाम में पूछा गया था, उससे अच्छे तो आप है, इसमें कौन सा कारक है, ये आपको बिल्कुल बताना है। अधिकरण, करण, संबोधन या फिर अपादान। तो ये आपने दोस्तों जैसे अधिकरण की विभक्ति आप याद करना है आपको। अधिकरण में पर, करण से या द्वारा, करण से या द्वारा, मैं बस से गया, मैं इससे, अपादान से, अपादान से अलगाव का भाव, संबोधन हे हो अरे अबे, इसमें ये सब आता है। तो जैसे कर्ता ने, कर्म को, वो वाली विभक्ति है नहीं, से विभक्ति हमारी 8 होती हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अपादान से, उससे, यहाँ पर से, उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो अपादान कारक हो जाएगा। आपने बिल्कुल आसानी से पहचान लिया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में जाए रहते हैं, माना इस तरह का क्वेश्चन, अब यहाँ से दोस्तों उपसर्ग पढ़ते जैसे यही है, अपादान कारकों से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पर आपको पहचानना आना चाहिए। आप रट नहीं सकते, या मैं आपको कोई कितने भी क्वेश्चन दे दूं, या आप बुक्स भी पढ़ लें, आपको समझ होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ज़्यादा आप रट भी नहीं सकते, ये आप भली भांति जानते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार या फिर संस्कार। तो उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो प्रश्न में दोस्तों आप कई लोग प्र उपसर्ग लगाया, नहीं, ये नहीं है। तो इसमें ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग है? अब प्रतिष्ठा को पहले तोड़ते हैं। प्रतिधन क्या बनेगा? ता। तो इसमें प्रति उपसर्ग हो जाएगा हमारा। अधिकार में क्या होगा? अधि उपसर्ग हो जाएगा, अधिधनकार, अधिधनकार। तो इसमें अधि क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। संस्कार दोस्तों इसको तोड़ के देखते हैं, सम धनकार, तो ये होगा संस्कार, इसमें सम उपसर्ग है। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो इतना आपने जान लिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक आपको जरूर करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपाहना, उपाहना शब्द किस का पर्यायवाची है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये लिया गया है। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आप जान पाएंगे कि इस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न बनते हैं। उपाहना शब्द जूता, जादू, जोर या फिर ज्येष्ठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचान लिया, यह है जूता का। उपाहना जूता या फिर पनही, पनही ये भी आता है एग्जाम में, और जूता तो है ही है, और खड़ाऊ ये होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उल्लास का विलोम शब्द क्या है? हर्ष, विषाद, कष्ट या फिर नैराश्य। अब दोस्तों बहुत से लोग इसमें फंसने वाले हैं, मुझे पता है। उल्लास का विलोम विषाद जिन्होंने किया है, हर्ष जिन्होंने किया है, बिल्कुल गलत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उल्लास का विलोम हो जाएगा नैसार्य, ऑप्शन नंबर डी। ये जो हर्ष है ना, हर्ष का विलोम होता है क्या? विषाद। हर्ष का विलोम होता है विषाद, और उल्लास का हो जाएगा क्या? नैसार्य। अब उल्लास शब्द आ ही गया है तो इसमें संधि भी बता देता हूँ। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन
लास। तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी किसी न किसी एग्जाम में समूह क में पूछा गया था और जगह भी पूछा जाता है, पुराना क्वेश्चन है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब ये आपको बताना है, कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भावप्रवण होते हैं, अगला है कि कवि बहुत विचारशील होते हैं, अगला है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। अब आपने सही उत्तर पहचान ही लिया होगा समझ के आधार पर। कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, कवि वो सोच लेते हैं। जहाँ ना पहुँचे रवि, रवि का मतलब है सूर्य, और वहाँ पहुँच जाता कवि। कवि मतलब कि सब कुछ सोचने में बहुत कल्पनाशील होते हैं, यहाँ की वहाँ सब सोच लेते हैं, इसका अर्थ वही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में तत्सम है। ये दोस्तों पहले तक कई बार पूछा जाता था समूह के एग्जाम में भी, अब शायद ये पुराना हो गया है, आए ना आए पर आपको यह आना चाहिए। तत्सम शब्द कौन सा है? श्रृंगार, पटार, श्रृंगार। अब ये तो है नहीं, अब कई लोगों ने ये किया होगा, वो बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर है श्रृंगार, श्रृंगार। तो ऑप्शन नंबर सी यही वही वाला श्रृंगार है, घूंघटी की आड़ से श्रृंगार वाला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। आपको दोस्तों खुद अपना आकलन करना है और आपको लगे कि इसका उत्तर ये है, तो आप खुद मन में सोचे रखिए। अभी देखते हैं कि आपका उत्तर क्या आता है। मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, ऑप्शन ए। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सुजन्य पर मुग्ध हूँ, या तीनों में से। आप दोस्तों सुजन्य, सौजन्य और सौजन्यता, ये सुजन्य हो गया, इसको तो पहले हटाई दो। सौजन्यता ये भी हट गया। अब तीनों अशुद्ध तो है नहीं, क्या बी हो सकता है? हाँ दोस्तों बिल्कुल हो सकता है बी। सौजन्य बिल्कुल शुद्ध शब्द है, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? कई बार पुराने पेपर में पूछा गया है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या फिर 5, इसी तरह से ऑप्शन रहते हैं और आपको सही उत्तर टिक करना होता है। 3 नहीं करना होता है, ऑप्शन नंबर बी 2 करना होता है। हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन, संस्कृत में होते हैं 3। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो हिंदी में 2, संस्कृत में 3। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी पहले दोस्तों पूछा ही गया है लगभग, अब बहुत लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो गया है। कोई ना, जिन लोगों को पता है ठीक है, पर जो लोग नए हैं वो लोग इसको ज़रूर जानेंगे। अगर आपको ये वाला आता है तो आप बता सकते हैं क्या धीमी गति से लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से लोगों को आसान लग रहा होगा मुझे पता है। धीमी गति से लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो ये आपको बताना है। जंगल में लगने वाली आग, जठरा नल, बड़वा नल, कामा नल, या फिर दावा नल। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावा नल, समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वा नल, पेट में लगने वाली आग को इसको कहते हैं जठराग्नल, और बिरहाग्नि होती है एक, बिरहाग्नि जो बिरह में लगती है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब जो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था कि धीमी गति से लगने वाली आग, अगर माना ये एग्जाम में आए कि धीमी गति से लगने वाली आग को कहते हैं क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदाग्नि। इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदाग्नि, धीमी गति से लगने वाली आग। तो इसका सही उत्तर, तो जंगल में लगने वाली आग आपने जान लिया, ये हो जाएगा दावानल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में विसर्ग संधि है? अब संधि से दोस्तों एक एग्जाम, हर एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आपने देखा होगा, अक्सर पूछा जाता है। 1 नंबर, वैसे 20 नंबर की कुल हिंदी पूछी जाती है, उसमें से भी 1 नंबर हमारा ऐसी संधि में गलत हो गया, किसी में पर्यायवाची में गलत हो गया तो फिर बहुत बुरा लगता है। फिर वैसे ही हम 15-16 के आंकड़े तक भी नहीं पहुँच पाते, पर 16 से ऊपर ही पहुँचना हिंदी में मेरे हिसाब से सही रहेगा। 16 से लेकर 19 के बीच में आपका स्कोर। किस 16 से 18 बहुत है अगर कर लेते हैं तो, बाकी और मैं सब जगह मेहनत कीजिए। किस शब्द में विसर्ग संधि है? अहंकार, हिमालय, उल्लास, या फिर दुष्कर। अब ये तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये उल्लास तो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। हिम धन आलय कौन सी संधि होगी? हिमालय, आपको तोड़ के देखना है, हिम धन आलय, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। अहंकार, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। दुष्कर, अब दू धन कर, दू धन कर होगा इसका संधि विच्छेद, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्तनी। अब किसी एग्जाम में पूछी जाती है वर्तनी। एसआई के एग्जाम में 5 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, चाहे महिला का एग्जाम हो या पुरुष एसआई का एग्जाम हो, जो अलग से एग्जाम हुआ था। कांस्टेबल के एग्जाम में भी आती है, बाकी और एग्जामों में भी वर्तनी, वीडियो, कनिष्ठ सहायक, यहाँ भी वर्तनी आपको निश्चित रूप से देखने को मिलती है। ज्योत्सना, उज्ज्वल,
श्रृंगार या फिर अध्यात्म। तो सबसे पहले आपने पहचान लिया। कई लोगों को ये वाला ज्योत्सना बिल्कुल सही लग रहा होगा जो बिल्कुल नए हैं, पर दोस्तों यही बिल्कुल हमारा अशुद्ध है, तो इसको लिखेंगे जो ये भी 100 आधा रहेगा और ये, तो ये हमारा हो जाएगा ज्योत्सना बिल्कुल शुद्ध। तो यही हो जाएगा हमारा गलत। उज्ज्वल सही है, उत्तुंग ज्वल 2 जो आधे रहते हैं, प्रोज्वल में भी 2 जो आधे रहेंगे। श्रृंगार अभी आपने देख ही लिया था पहले। अध्यात्म ये बिल्कुल सही है, अध्यात्म ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। आपको मैंने बता दिया कि इस तरह से इसको लिखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 मिनट हो गए दोस्तों अब इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो इसलिए आप बने रहिए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दौड़ना, हंसना, आना या फिर पढ़ना। सकर्मक, हंसना, वह हंसता है, वह रोता है, ये सब अकर्मक हो गया। आना ये भी अकर्मक है, दौड़ना ये भी अकर्मक है, तो पढ़ना ये हो जाएगा सकर्मक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मैं यह काम आप कर लूँगा। ये आरओ के पेपर में अभी तक पूछा गया था। मैं यह काम आप कर लूँगा, पंक्ति में आप है। अब आप, ये आपको पहचानना है, आपको पहचानना है ये जो आप है। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब संबंध का के इस तरह का है नहीं, निश्चय यह वह ये भी नहीं है, पुरुषवाचक भी नहीं है, तो ये हो जाएगा निजवाचक। मैं यह काम आप कर लूँगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यही मैंने अभी आपको जो फर्स्ट में ही दिखाया था, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, मनोहर श्याम जोशी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीन में आप फर्स्ट में दिया था, मनोहर श्याम जोशी की रचना है, वहीं से एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी और भी बताया था, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, एक दुर्लभ व्यक्ति, क्या कसब, हमजात, ये सब उपन्यास बताए थे, और बुनियाद, हम लोग, और भी बहुत कुछ आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपका स्कोर कैसा रहा। आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा दोस्तों अगर आप इसमें आपने अच्छा स्कोर किया होगा तो। बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? 4, 5, 6 या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये है 6। ऑप्शन नंबर सी। जैसे उत्तराखंड का इतिहास जो कि शिव प्रसाद डबराल द्वारा लिखित है, कितने भागों में है? तो 12 भागों में। इस तरह से एग्जाम में बन जाता है। वैसे यहाँ पर बादल राग कविता कितने खंडों में है? तो 6। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी कल को नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा।